पिछले 6 महीनों से जिस माओवादी नेता के लापता होने को लेकर अटकलें, आरोप और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला चल रहा था, वह अध्याय समाप्त हो चुका है। तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने अपने 16 माओवादी साथियों के साथ तेलंगाना के आसिफाबाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के आत्मसमर्पण की कहानी नहीं है, ये भारतीय माओवादी आंदोलन के दीर्घकालिक उतार चढ़ाव, उसकी आंतरिक राजनीति, राज्य की सुरक्षा रणनीति और बदलते सामाजिक समीकरणों की एक जटिल परत खोलती है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अंततः पिछले कई महीनों से देवजी के मारे जाने, उसके गिरफ्तार किए जाने की सनसनीखेज खबरें खत्म हो चुकी हैं। देवजी ने रविवार को तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी, जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायण माने हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है, उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है, वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है, उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं, वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा। ये एक बड़ा वर्टिकल, मैंने कहा कि इनके पोलित ब्यूरो मेंबर्स में बसवराजू के बाद एक वेणुगोपाल थे जिन्होंने पुनर्वास किया, मैंने लोकतंत्र का रास्ता चुना है। और अभी जो जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे थे, ऐसे देवजी, जिनकी अत्यंत आवश्यकता भी समझी जा रही थी, ये सोच रहे थे कि ये संगठन को आधार प्रदान करके खड़े रहेंगे, इन्होंने आज पुनर्वास कर लिया है, ऐसी सूचना आई है। तो ये जो पुनर्वास कर लिया है, ये बहुत बड़ी घटना है। देवजी और मल्ला राजू रेड्डी उर्फ मुरली उर्फ संग्राम, इसने भी आज पुनर्वास किया हुआ है। 90 के दशक में देवजी एक साधारण कैडर से आगे बढ़कर संगठनकर्ता की भूमिका में उभरा। देवजी ने गांव में नेटवर्क खड़े किए, युवाओं को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी और भूमिगत ढांचे को मजबूत किया। इसी दौर में पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का औपचारिक सैन्य ढांचा विकसित हुआ। जंगल अब सिर्फ छिपने की जगह नहीं रहे, बल्कि वे एक समानांतर सैन्य संरचना के केंद्र बन गए। सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेजों में देवजी का नाम यहीं से गंभीरता से दर्ज होने लगा। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद बस्तर क्षेत्र माओवादी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। रणनीतिक दृष्टि से यह इलाका भौगोलिक दुर्गमता, आदिवासी असंतोष और सीमित प्रशासनिक उपस्थिति के कारण माओवादियों के लिए अनुकूल था। 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए, माओवादी हिंसा का चरम माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा रहा कि ऐसे बड़े अभियानों की योजना और क्रियान्वयन में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका अहम होती है, और देवजी जैसे नेता उस रणनीतिक सोच का हिस्सा थे। इसके बाद देवजी पर इनाम बढ़ा और देवजी का नाम मोस्ट वांटेड सूची में ऊपर चढ़ता चला गया। लेकिन 2015 के बाद परिदृश्य बदलने लगा। केंद्र और राज्यों ने समन्वित सुरक्षा अभियान तेज किए। सड़क, मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षा चौकियों के विस्तार ने जंगलों के भीतर तक प्रशासनिक उपस्थिति बढ़ाई। बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए या आत्मसमर्पण करने लगे। संगठन की सैन्य और वैचारिक पकड़ कमजोर पड़ने लगी। इस खाली जगह में देवजी का कद संगठन के भीतर और बढ़ा। कई वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने या निष्क्रिय हो जाने के बाद देवजी का नाम
केंद्रीय समिति के प्रभावशाली चेहरों में गिना जाने लगा। आंतरिक हलकों में देवजी को भविष्य के शीर्ष नेतृत्व का संभावित दावेदार माना जाने लगा। पिछले साल जब सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज के छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में मारे जाने की खबर आई तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व में रिक्तता स्पष्ट हो गई। मीडिया में चर्चाएं तेज हुई कि देवजी या सोनू अगला सर्वोच्च चेहरा हो सकते हैं। ये भी कहा गया कि यदि देवजी शीर्ष पद पर पहुंचता है तो वे संभवतः संगठन का पहला दलित शीर्ष नेता होगा, जो प्रतीकात्मक रूप से बड़ा बदलाव माना जाता। हालांकि संगठन की ओर से ऐसी किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। इसी बीच बस्तर के कुख्यात माओवादी कमांडर हिडमा की 2025 में मौत ने संगठन की सैन्य रीढ़ को झटका दिया। इसके तुरंत बाद बस्तर के नेता मनीष कुंजाम और सोनी सोरी ने सार्वजनिक आरोप लगाया कि हिडमा की मौत बाहरी विफलता नहीं बल्कि आंतरिक साजिश का परिणाम हो सकती है और देवजी पर उंगली उठाई। ये आरोप संगठन के भीतर संभावित सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करते थे। हालांकि सीपीआई माओवादी ने आधिकारिक बयान जारी कर इन आरोपों को राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार बताया, लेकिन संदेह का बीज बोया जा चुका था। इसके बाद देवजी का अचानक सार्वजनिक परिदृश्य से गायब हो जाना रहस्य को और गहरा गया। न कोई ऑडियो संदेश, न कोई पत्र, न ही संगठन की ओर से देवजी की सक्रियता का संकेत। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि देवजी तेलंगाना में सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है और आत्मसमर्पण पर बातचीत चल रही है। दूसरी ओर ये भी कहा गया कि देवजी हिरासत में है, लेकिन राज्य पुलिस ने अदालत में हलफनामा देकर स्पष्ट किया कि वे उनकी कस्टडी में नहीं हैं। हैबियस कॉर्पस याचिका भी अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दी कि आरोप आशंकाओं पर आधारित है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि माओवादी नेतृत्व के इर्द गिर्द सूचना का अभाव कैसे अटकलों और राजनीतिक व्याख्याओं को जन्म देता है। अब जबकि देवजी के आत्मसमर्पण की खबर सामने है तो देवजी के आत्मसमर्पण की घटना को कई स्तरों पर पढ़ा जाना चाहिए। पहला, ये माओवादी आंदोलन की संरचनात्मक कमजोरी का संकेत है। जब केंद्रीय समिति स्तर के नेता हथियार डालते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, ये संगठनात्मक आत्मविश्वास में गिरावट को दर्शाता है। और अब तो केंद्रीय स्तर का लगभग अंतिम चेहरा आत्मसमर्पण कर चुका है। दूसरा मुद्दा यह है कि सैन्य दबाव के साथ साथ पुनर्वास और आत्मसमर्पण की सुरक्षा नीति ने गहरा प्रभाव डाला है। कई राज्यों ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए आर्थिक पैकेज, आवास, शिक्षा और कौशल परीक्षण की योजनाएं शुरू की हैं। ये रणनीति हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के मिश्रण पर आधारित है। तीसरा पहलू सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। दशकों तक जंगल में रहकर संघर्ष करने वाले नेताओं के लिए भी उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक दूरी और लगातार सैन्य दबाव का प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कई वरिष्ठ माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के बाद ये स्वीकार किया है कि आंदोलन अपनी मूल वैचारिक ऊर्जा खो चुका है और स्थानीय समर्थन पहले जैसा नहीं रहा। विकास परियोजनाओं, सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार ने भी अलगाव की राजनीति को चुनौती दी है। देवजी का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि माओवादी आंदोलन अब उस ऐतिहासिक चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां वैचारिक प्रतिबद्धता से अधिक व्यवहारिक गणनाएं निर्णायक हो रही हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया है। भारत के कई आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में अभी भी भूमि विस्थापन, खनन और अधिकारों को लेकर असंतोष मौजूद है। यदि राज्य केवल सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाता है और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया अधूरी रहती है तो असंतोष नए रूप में उभर सकता है। फिलहाल अशफाबाद में हुआ यह आत्मसमर्पण एक प्रतीकात्मक मोड़ है। ये बताता है कि जिन नेताओं को कभी अजेय समझा जाता था वे भी परिस्थितियों के दबाव में निर्णय बदल सकते हैं। ये राज्य और समाज दोनों के लिए अवसर भी है। एक ओर हिंसा के चक्र को तोड़ने का और दूसरी ओर उन मूल कारणों पर गंभीरता से काम करने का जिनसे ये आंदोलन जन्मा था। देवजी की कहानी अंत नहीं बल्कि उस लंबे संघर्ष का नया अध्याय है जिसमें बंदूक और संवाद के बीच संतुलन की खोज अभी जारी है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।